हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक वीडियो निकल कर सामने आया है जिसमें का-52 हेलीकॉप्टर को देखा जा सकता है जो कि रशियन एयरफोर्स का है और ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, जबकि इसका जो टेल है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। तो ये माना जाता है कि ये हेलीकॉप्टर एक मैन पैड से यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया गया होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सीवियर डैमेज यहाँ पर देखी जा सकती है। तो यूजुअली जब टेल सेक्शन में हिट होता है और वो डैमेज होती है तो नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करने की हालत में नहीं रहते हैं, क्योंकि जो एंटी टॉर्क रोटर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर जो है ये रोटर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और अनकंट्रोलेबल होकर गिर जाएगा। पर का-52 का डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ पर काउंटर रोटेटिंग रोटर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन प्रॉपरली हो जाता है और टेल रोटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डैमेज झेल सकता है। तो ये इंसिडेंट एक्चुअली का-52 हेलीकॉप्टर की ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि जब से रशिया द्वारा ये हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट में, यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। हाँ, इनिशियली कुछ हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए थे जिनकी वजह से इसकी इमेज भी थोड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन अब इसने मामले को पलट के रख दिया है। कई लेपर्ड टैंक्स को भी इसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है और कई वेस्टर्न आर्मर्ड व्हीकल्स को भी इसके द्वारा डायरेक्टली डिस्ट्रॉय किया गया है और ये ट्रू सेंस में एक टैंक बस्टर के रूप में निकलकर सामने आया है। तो हमने इस हेलीकॉप्टर के बारे में पर्टिकुलरली एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पर हमने इसकी कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था। तो ये हेलीकॉप्टर इसलिए भी फेमस है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जहाँ पर पायलट्स के लिए इजेक्शन सीट दी गई है, जो कि पायलट की सेफ्टी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर फुल स्पीड में आगे बढ़ता हुआ अपनी डायरेक्शन को तुरंत चेंज कर सकता है, जो कि इस हेलीकॉप्टर को एंटी टैंक रोल में काफ़ी ज़्यादा घातक बनाते हैं। तो आइए इस हेलीकॉप्टर के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो डिस्कशन है काफ़ी डिटेल में होने वाला है। यहाँ पर हम हिस्ट्री से लेकर एवियोनिक्स से लेकर वेपन्स तक की बात करेंगे डिटेल में। तो कमोव का-50 हेलीकॉप्टर जो है वो बेस्ड है रशिया के V-80 प्रोजेक्ट पर, जिसको चलाया गया था 1970s में। और ऐसे हेलीकॉप्टर को बनाने का जो आइडिया है वो करीबन 1976-1977 के बीच में पिच किया गया था। तो यहाँ पर जो मेन गोल था वो एक फीबा हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का था, जहाँ पर फीबा का मतलब है फॉरवर्ड एज बैटल एरिया। तो बेसिकली उस समय ये सोचा गया था कि इन हेलीकॉप्टर से जो मी-24 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, जो कि फ्यूचर में अपने रेलेवेंस को खो देंगे। तो यहाँ पर दो प्रोजेक्ट जो है वो साथ में चलाए जा रहे थे। जो V-80 है वो कमोव का था, दूसरा जो है वो मी-28 बना, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट से जो हेलीकॉप्टर निकल कर आया उसके प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो हुई थी 1982 में। तो V-80 प्रोग्राम के अंतर्गत जो गोल रखा गया था वो एक काफ़ी रगेड हेलीकॉप्टर का रखा गया था, जिसकी सर्वाइबिलिटी डिसेंट हो, साथ ही साथ फायर पावर भी डिसेंट हो। जिस चीज़ को अचीव करने के लिए कई चीज़ें इंप्लीमेंट करी गई, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर यह था कि जो हेलीकॉप्टर बनाया गया उसमें जो इंजन है उसको हेलीकॉप्टर की बॉडी के एक एक साइड रखा गया, दोनों को एक साथ नहीं रखा गया, ताकि अगर एक इंजन डैमेज हो तो उसकी वजह से दूसरे इंजन को नुकसान ना हो। दूसरा, कॉकपिट के अराउंड स्टील एल्युमिनियम आर्मर को यूज़ किया गया ताकि जो कॉकपिट एरिया है वो प्रोटेक्टेड रह सके। तीसरा, जो हाइड्रोलिक कंट्रोल्स थे उनको भी ध्यान रखा गया कि वो प्रोटेक्टेड रहें, इसलिए उनको आर्मर्ड लेयर के नीचे रखा गया। बाकी सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक को यहाँ पर यूज़ किया गया। तो सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक का नाम आपने कई बार सुना होगा, इसलिए ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक में क्या होता है कि दो रबड़ की लेयर होती हैं और बाहर एक रीइंफोर्स फैब्रिक की लेयर होती है। तो अंदर की जो लेयर होती है रबड़ की वो वल्कनाइज होती है, यानी कि हार्डन होती है, प्रोसेस की गई होती है। उसके बाहर की जो लेयर होती है वो अनट्रीटेड नेचुरल रबर की लेयर होती है। उसके बाहर फिर रीइंफोर्स फैब्रिक की लेयर होती है। तो अगर कोई बुलेट जो है वो पियर्स करके फ्यूल टैंक के अंदर घुस जाती है तो जो फ्यूल जो है वो बाहर निकलने लगता है, तो वो अनट्रीटेड नेचुरल रबर की लेयर से मिक्स होता है, जिसकी वजह से जो लेयर है वो एक्सपैंड होती है और जो छेद बना होता है वो सील हो जाता है। तो इस तरीके से जो सेल्फ सीलिंग टैंक है वो काम करता है। बाकी जो आर्मर लगाया गया उसमें टेस्टिंग के बाद ये पता लगा कि ये 20 मिलीमीटर के राउंड्स तक को झेल सकता है और आर्मर को यहाँ पर एज एन एक्स्ट्रा वेट नहीं रखा गया, पर फ्यूसेलाज में इंटीग्रेट किया गया, जिसकी वजह से जो टोटल लोड बियरिंग थी उसको आर्मर भी हैंडल करता था, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा आर्मर का लोड ना होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर का वेट है वो कम रह पाया।
साथ ही साथ ये बात हम जानते हैं यहाँ पर कोई टेल रोटर नहीं है, कोएक्सियल काउंटर रोटेटिंग रोटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इसे एक सेफ्टी एडवांटेज देता है क्योंकि कोई शाफ्ट जो है वो पीछे टेल रोटर की तरफ नहीं जा रही, तो बॉडी में जो डेंजरस एरिया है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी रगडनेस है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी इस हेलीकॉप्टर का जो पार्टी पीस था वो इसकी इजेक्शन सीट है, जो कि हेलीकॉप्टर में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इजेक्शन को इनिशिएट किया जाता है, जो रोटर ब्लेड पर लगे एक्सप्लोजिव हैं वो पहले एक्सप्लोड होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लेड है वो अलग हो जाता है। उसके बाद कैनोपी जो है वो इजेक्ट होती है, फिर सीट वहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ पर K37-800 इजेक्शन सीट को यूज़ किया गया है, जिनको बनाया जाता है NPP ज़्वेज़दा द्वारा। तो जो V80 प्रोटोटाइप्स थे उसमें जो 5वां प्रोटोटाइप था उसमें इस इजेक्शन सीट को लगाया गया था। तो इसका जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसे 1990 में दिया गया था। तो का-50 डेजिग्नेशन के साथ इसे पहली बार डिस्प्ले किया गया था 1992 में ज़ुकोवस्की एयर शो में, उसके बाद फिर फार्नबोरो एयर शो में, जहां पर इसे ब्लैक शार्क का टाइटल मिला था। तो जब इस हेलीकॉप्टर को बनाया जा रहा था तो वहां पर एम ये था कि इसको सिंगल क्रू रखा जाए, क्योंकि सिंगल क्रू होने से जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कम रहता है, हेलीकॉप्टर में एक्स्ट्रा वेट ऐड नहीं होता, और जो दूसरा क्रू है उसकी जगह पर जो ज़रूरी सेंसर्स हैं उनको लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हेलीकॉप्टर क्रैश भी होता है तो जो लॉस ऑफ लाइफ है वो कम होता है। तो जो का-50 हेलीकॉप्टर था वो एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर था। तो जब प्रोटोटाइप की टेस्टिंग करी गई 1985 से 86 पर, ये चीज़ नोट करी गई कि यहाँ पर जो पायलट को वर्कलोड पड़ रहा है वो एक फाइटर बॉम्बर के पायलट जितना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पायलट को असिस्ट करने के लिए नेविगेशन वगैरह में ऑटोमेशन को यूज़ किया गया था, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर टेल रोटर ना होने की वजह से करीबन 30% पावर जो है वो बच रही थी, जो कि हेलीकॉप्टर यूज़ कर पा रहा था डायरेक्टली। तो 1990 में इसके ऑर्डर दिए गए और 1993 में जो प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर है उसने पहली फ्लाइट भरी, लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स की वजह से खाली दर्जन भर ऐसे हेलीकॉप्टर जो हैं वो ऑर्डर हो पाए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जब इन हेलीकॉप्टर्स को पहली बार वेस्ट में दिखाया गया तो फॉल्स विंडो को पीछे पेंट किया गया ताकि वेस्ट में लगे कि यहाँ पर 2 पायलट जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करते हैं, और उन्हें ऐसा लगा कि ये हेलीकॉप्टर मेनली बनाया गया है दूसरे हेलीकॉप्टर्स को टेक डाउन करने के लिए, ना कि एयर टू ग्राउंड रोल्स के लिए। पर ऐसा नहीं था। बाद में इस हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया गया ग्राउंड सपोर्ट के लिए, जैसा कि Mi-28 हेलीकॉप्टर को किया गया था। तो इस हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट दिए गए थे। ये 10 मीटर पर सेकंड के क्लाइम रेट के साथ आता था, और यहाँ पर 4000 मीटर तक की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग थी। मैक्सिमम का-50 के साथ 3.5G तक की जी लिमिट तक जाया जा सकता था। तो यहाँ पर जो इंजन थे वो TV3117 इंजन थे, जो कि मैक्सिमम 2200 शाफ्ट हावर्स प्रोड्यूस करने में सक्षम थे। सेंसर्स की बात यहाँ पर करें तो नाइट में ऑपरेट करने की क्षमता को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर Shkval-N साइटिक सिस्टम को लगाया गया था, जिसमें IR सेंसर लगा हुआ था। बाद में इसको सप्लीमेंट करने के लिए एक थर्मल साइट को भी लगाया गया था। तो ये नोज के नीचे लगा हुआ था। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्च और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आता था। साथ ही साथ यहाँ पर लेजर मार्क टारगेट सीकर और रेंज फाइंडर को भी दिया गया था। काउंटर मेजर्स की बात करें तो का-50 में रडार वार्निंग रिसीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ चाफ और फ्लेयर डिस्पेंसर्स को भी दिया गया था। बात करें का-52 की तो इसके डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ सोचा गया कि इसको रिकॉग्निजेंस और टारगेट डेजिग्नेशन कैपेबिलिटी भी दी जा सकती है, जिसके लिए एक सेकंड क्रू को बगल में बैठाया जा सकता है। साथ में ऑप्टिकल और रडार रिकॉग्निजेंस सूट को भी लगाया जा सकता है, जिसका वर्कलोड जो है वो दोनों क्रू मेंबर के बीच में शेयर हो सकता है। तो यहाँ पर रडार को माउंट किया गया, डे नाइट नेविगेशन थर्मल साइटिंग सिस्टम को माउंट किया गया। साथ में अब यहाँ पर 4 के बजाय 6 हार्ड पॉइंट से स्टब विंग पर, और जो ऑटो कैनन थी वो साइड पर फिक्स थी। तो परफॉर्मेंस को सिमिलर रखने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, जिसकी वजह से इसका आर्मर जो है वो का-50 के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक था। साथ ही साथ यहाँ पर टोटल बुलेट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी थोड़ी कम हुई थी, और परफॉर्मेंस में भी थोड़ा डिफरेंस आ गया था। ये अब 3.5 से 3G के टन्स ले सकता था। जो क्लाइम रेट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कम होकर 8 मीटर पर सेकेंड पर चला गया, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक बेटर इंजन को यूज़ किया गया, जो कि TV3117 इंजन का एक एडवांस वेरिएंट था, जिसका नाम था VK2500, जो कि 2200 शाफ्ट हॉर्स पावर के कंपैरिजन में 2700 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम था। तो का-52 की जो मेडन टेस्ट फ्लाइट है वो 1996 में हुई, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है वो 2008 में ही चालू हो पाया, और 2011 में ही ये सर्विस में एंटर कर पाया।
तो इसके परफॉर्मेंस नंबर को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिटेल में बात करेंगे इसके सेंसर्स की। तो इस हेलीकॉप्टर का जो रेडार है वो फेजोट्रॉन का FH-01 मिलीमीटर वेव रेडार है, जिसको एयरबलेट रेडार भी कहा जाता है। ये एक बार में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ये EO सेंसर को भी क्यू कर सकता है, यानी कि टारगेट देखने के बाद जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है ये उसे भी टारगेट डेजिग्नेशन दे सकता है। तो ग्राउंड टारगेट को ट्रैक करते समय एजीमथ में ये 120 डिग्रीज को कवर कर सकता है और 32 किलोमीटर तक मैपिंग कर सकता है। ब्रिज को ये 25 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, टैंक को 12 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। एयर टू एयर मोड में आ जाए तो ये स्ट्रिंगर जैसी मिसाइल को 5 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, एयरक्राफ्ट को 15 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है और 20 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एजीमथ में 60 डिग्री का एरिया स्कैन कर सकता है और एलिवेशन में ±30 डिग्रीज का एरिया जो है वो स्कैन कर सकता है। बाकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की बात करें तो इसे GOES-451 कहा जाता है, जो कि इजिप्शियन का-52 में डिफरेंट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डिटेक्शन रेंज बताई जाती है वो 83 किलोमीटर की बताई जाती है। यहाँ पर CCD और नाइट विजन कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड जो इसका है वो 55 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और जो लेजर डेजिग्नेटर है वो मैक्सिमम 18.5 किलोमीटर की रेंज तक काम कर सकता है। वहीं पर जो इसका प्रोटेक्शन स्वीट है उससे व्हाइट अबिस कहा जाता है। इसमें रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, साथ में DIRCM जो है वो इंक्लूडेड है। बाकी इसमें चाफ्स और फ्लेयर डिस्पेंसर भी शामिल है, जो कि इसके स्टब विंग के एकदम एंड पर दिए गए हैं। तो सामने की तरफ और पीछे की तरफ आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम मिल जाएंगे, जो कि अल्ट्रावायलेट बेस्ड है। बाकी पीछे की तरफ आपको 2 सेंसर्स मिल जाएंगे, जो कि DIRCM है, यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स हैं, जो कि इनकमिंग इंफ्रारेड मिसाइल के अगेंस्ट में काम करते हैं। बाकी सामने की तरफ और पीछे की तरफ लेजर सेंसर दिए गए हैं और रडार वार्निंग रिसीवर भी दिया गया है। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इसके स्टब विंग के एंड पर चाफ और फ्लेयर डिस्पेंसर्स भी दिए गए हैं। तो अब जो इजिप्शियन का-52 है वो एक्चुअली इससे ज़्यादा एडवांस है। उसमें कोरोजन को कम करने के लिए एंटी कोरोसिव मटेरियल्स को यूज़ किया गया है। अंडर कैरेज को ज़्यादा बेटर बनाया गया है। साथ ही साथ का-52 का अंडर कैरेज वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 10 to 15% का क्रंच जो है वो पहले से ही दिया गया था, लेकिन इजिप्शियन का-52 में इसको और भी ज़्यादा मजबूत किया गया। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जिसे GOES-451 कहा जाता है, उसे रिप्लेस किया गया OES-52 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से, जिसे लेटेस्ट डेवलप किया गया और ये बेसिकली फ्रेंच सिस्टम पर बेस्ड था। तो यहाँ पर एवियोनिक्स नए लगे, कूलिंग सिस्टम को बेटर किया गया ताकि इजिप्ट की गर्मी में ये आराम से ऑपरेट कर सके। जो रेडार है वो आर्बलेट 52 था, जो कि नया रेडार था। साथ ही जो डिफेंस स्वीट है वो प्रेसिडेंट S एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम था, जिसमें रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर, मॉस, चाफ फ्लेयर डिस्पेंसर्स, DIRCM और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जो है वो इंक्लूडेड थे। तो इसके अंदर जो DIRCM है वो बिल्कुल नया था। तो का-52 की जो डेजिग्नेशन है वो एलिगेटर की दी जाती है। जो इजिप्शियन का-52 है इसकी डेजिग्नेशन जो पड़ी वो नाइल क्रोकोडाइल की पड़ी। कॉकपिट की बात करें तो यहाँ पर हम का-50 और का-52 के कॉकपिट को कंपेयर कर लेते हैं। का-50 में सिंगल क्रू के हिसाब से कॉकपिट है और का-52 में 2 क्रू के हिसाब से कॉकपिट है। तो का-50 पहले आया था, कॉकपिट जो है वो आपको ज़्यादा बेसिक सा लगेगा। एक CRT डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एक हेडसअप डिस्प्ले यहाँ पर दिख जाएगा, जिसको ILS-31 कहा जाता है। वहीं पर अगर आप का-52 के कॉकपिट को देखेंगे तो ये ग्लास कॉकपिट है, जिसमें 6 मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले है और 2 हेडसअप डिस्प्ले दिए गए हैं। बाकी टेल रोटर ना होने की वजह से इन हेलीकॉप्टर की एक और खासियत है, जिसके बारे में हम बात कर लें तो टेल रोटर ना होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर किसी भी स्पीड पर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये एकदम से सीधे जाते जाते अपनी बॉडी को 90 डिग्री मोड़ सकता है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, उसी स्पीड में। तो अब इसके वेपन्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मेन गन है ये शिपनोफ की 2A42 ऑटो कैनन है, जो कि 200 से 800 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है और यहाँ पर 460 राउंड्स जो हैं वो रखे जाते हैं। ये राउंड्स डिफरेंट हो सकते हैं, हाई फ्रेगमेंटेशन के हो सकते हैं, इंसिडियरी राउंड्स हो सकते हैं या फिर आर्मर पियर्सिंग राउंड हो सकते हैं, जो कि पायलट द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन है। तो ये जो गन है वो साइड में फिक्स्ड है। इस गन को आप साइड बाय साइड रोटेट नहीं कर सकते, पर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप रोटेट कर सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। तो इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो टारगेट इन्फॉर्मेशन को दूसरे हेलीकॉप्टर के साथ रियल टाइम में शेयर करने में सक्षम है, जिसकी वजह से
एक टारगेट अगर दूसरे हेलीकॉप्टर द्वारा एक्वायर किया जाता है, उसको किसी तीसरे या चौथे हेलीकॉप्टर के द्वारा शूट किया जा सकता है। तो स्टब विंग में करीबन 2000 किलोग्राम के वेपन्स जो हैं वो कैरी किए जा सकते हैं, जिसमें 80 mm के 80 S8 रॉकेट जो हैं वो कैरी किए जा सकते हैं और 20 जो हैं वो 122 mm के S13 रॉकेट जो हैं वो कैरी किए जा सकते हैं। मिसाइल्स की बात करें तो एंटी आर्मर रोल के लिए यहाँ पर जो मेन मिसाइल है वो विखर है। तो 9K121 विखर जो है वो एक लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है और एक बार में ये करीबन 12 ऐसी मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। ये मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर तक टैंक या फिर किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। दूसरी मिसाइल यहाँ पर जो कैरी करी जा सकती है उसे अटैका कहा जाता है, जो कि सैक्लॉस को यूज़ करती है और 6 किलोमीटर तक की रेंज देती है। वहीं पर बात करें एयर टू एयर मिसाइल की तो यहाँ पर R73 मिसाइल को लगाया जा सकता है, जो कि IR गाइडेड मिसाइल है शॉर्ट रेंज के लिए। यहाँ पर 250 किलोग्राम के 4 बॉम्ब भी कैरी किए जा सकते हैं या फिर 500 किलोग्राम के 2 बॉम्ब कैरी किए जा सकते हैं। बाकी जो नेवल वर्जन है जिसे Ka-52K कहा जाता है, यहाँ पर सेंसर्स भी डिफरेंट हैं, वेपन्स भी डिफरेंट हैं और कैपेबिलिटी भी डिफरेंट है, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी चलते चलते एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरिएंट है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत में एक Ka-50-2 के नाम से एक हेलीकॉप्टर जो है वो बनाया गया था इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। इसे 1997 में निकाला गया था और इसको प्रपोज किया गया था टर्की को। तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन दी गई थी वो अर्दोगान की दी गई थी। तो यहाँ पर कॉकपिट लेआउट वगैरह इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा दिया गया था और टेंडम सीटिंग अरेंजमेंट रखी गई थी ताकि ये जो हेलीकॉप्टर है वो वेस्टर्न वेपन्स को भी यूज़ कर सके। पर अल्टीमेटली टर्की द्वारा बेल AH-1 सुपर कोबरा को चूज़ किया गया और ये जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।